सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 8 विषय हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम हिंदी द्वितीय यानी हिंदी व्याकरण, जिसे आप हिंदी सेकंड बोलते हैं, उसका अध्ययन कर रहे थे। किसका? पाठ 1 भाषा और व्याकरण। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? भाषा के बारे में समझा। क्या है भाषा? भाषा मनुष्य के भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का वह साधन है जिससे मनुष्य अपने विचारों को सुनता और समझता है। ये मैं आपको ऐसे ही दोबारा से पुनः अभ्यास करा रही हूँ। फिर हमने भाषा के भेदों के विषय में जाना। भाषा के कितने भेद होते हैं? 2। नंबर 1 मौखिक और नंबर 2 लिखित। आप सभी जानते हैं मौखिक और लिखित के बारे में। फिर हमने लिपि के बारे में समझा। लिपि क्या है? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए हम जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। फिर हमने बोली के विषय में समझा। क्या होता है बोली? भाषा का जो रूप किसी छोटे भूभाग में बोला जाता है वह उस स्थानीय रूप को हम बोली कहते हैं। फिर हमने उपभाषा के विषय में जाना। उपभाषा क्या है? बच्चों, जो स्थानीय हमारी बोली होती है वही जब एक विस्तृत रूप धारण कर लेती है तो वो एक उपभाषा के रूप से जाने लगती है। आज हम बच्चों इस अध्याय के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 भाषा और व्याकरण, प्रश्न उत्तर। बच्चों, ये इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। नंबर 1, भाषा तथा लिपि से क्या अभिप्राय है? भाषा, पहले हम भाषा के विषय में समझेंगे, उसके बाद लिपि के विषय में। भाषा मनुष्य के भावों और विचारों के आदान प्रदान का वह माध्यम है जो लिखने और बोलने में प्रयोग में लाया जाता है। बच्चों, आपने यहाँ पर क्या समझा? क्या है भाषा? मैं आपको पहले ही बहुत बार समझा चुकी हूँ। तो नहीं, भाषा क्या है? वह हमारी आदान प्रदान का वह रूप है जो हमारे बोलने में और लिखने में प्रयोग में लाया जाता है। अब नंबर 2 लिपि। क्या है लिपि? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, बोली किसे कहते हैं? बोली कब उपभाषा का रूप धारण कर लेती है? जैसे अभी हमने आपको अध्याय समझाते हुए भी 2 बार हम बता चुके हैं। अब इसको उत्तर के रूप में समझिए। बोली, भाषा का जो रूप किसी छोटे भूभाग में बोला जाता है उस स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बच्चों, बोली, बहुत सारी बोलियां अलग अलग होती हैं। वो छोटे से एक निश्चित सीमा के अंदर, छोटे गांव में, छोटे से एक कस्बे में या छोटे से ज़िले में, वहाँ तक की बोली का रूप सीमित होता है कि कौन सी बोली है, कैसमिया बोली है, ये वो ब्रजभाषा बोली है, इस तरीके से। तो जो बोली का रूप जो होता है वो स्थानीय होता है। स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। जब समय पाकर बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तब यह उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। बच्चों, जब वही बोली बहुत विस्तृत यानी बहुत बड़े जगह प्रयोग, मतलब बड़ी जगह यानी बहुत आसपास का एरिया, उससे भी आसपास का एरिया में सभी जगह बोली जाने लगती है तब तो वह उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। बच्चों, बोली, जैसे मैंने आपको बताया बोली स्थानीय, लेकिन जब बोली विस्तृत हो जाती है, जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और पाठ को समझाने में मैंने आपको बताया था, ब्रजभाषा और अवधी दोनों ही भाषा उत्तर प्रदेश के मथुरा के आसपास जनपद की बोलियां हैं, यानी आसपास के इलाके की बोलियां हैं अवधी और ब्रजभाषा। लेकिन ये इतनी विस्तृत हो गई कि जितने भी हमारे ज़्यादातर हिंदी कवि हैं, जैसे सूरदास, तुलसीदास, देव बिहारी, मतीराम भूषण आदि, इन सब के काव्यों का कंठार बन गई। यानी ये भाषा, ये बोलियां अवधी और ब्रजभाषा, तो ये नहीं है कि स्थानीय, ये इतने विस्तृत हो गई कि हमारे काव्यों की ज़्यादातर भी रचना इन्हीं बोलियों में हुई है। प्रश्न नंबर 3, व्याकरण किसे कहते हैं? इसके कितने अंग हैं? अंग या भेद बात में आपको पहले भी बता दिया है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अगर व्याकरण न होता बच्चों तो भाषा
शुद्ध नहीं हो सकती थी, ना ही हम शुद्ध लिखना सीख सकते थे और ना ही इसको हम बोलना सीख सकते थे। व्याकरण ही वह साधन है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप मिला। इसके 3 अंग हैं, कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे पहले वर्ण बना, उसके बाद शब्द और उसके बाद वाक्य। वर्ण क्या होता है आप सभी जानते होंगे, जो एक सिंगल वर्ण होता है। अ से और ज्ञ तक सारे वर्णों में होते हैं। अब हम 2 वर्णों को जैसे ए बे अब से बे सब जोड़कर शब्द बना देते हैं और बहुत सारे शब्दों को जोड़कर जब एक वाक्य बन जाता है तो ये इसके कितने व्याकरण के कितने अंग हो गए? 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। सभी बच्चे ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।